हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू विज्ञान का ज्ञान। इस सत्र के अंतिम और साइंस का सबसे एक और बहुत ही ज़बरदस्त फिजिक्स का महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, हम उसको शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आपको ये बता दिया जाए कि यही चैप्टर क्लास 12 में भी रिपीट होगी, इसलिए इस बार इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। 2 साल बाद आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो मैग्नेटिज्म या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। अब इसको सिंपल तौर पे समझाएं तो इलेक्ट्रिक करंट आपने देखा किसी करंट में झुल करके कांपने लगा, ये एक एक्शन होता है। आपने एक स्विच का ऐड देखा होगा, स्विच दबाए सारे बाल खड़े हो गए, आदमी भी खड़ा हो जाता है, कुछ लोग खड़े होकर चले भी जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की ये कौन सी ऐसी पावर है वो जो चीज़ों को आकर्षित करती है। तो महान ऑस्टेड साहब ने बहुत पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में उनको पता चला कि भाई मैग्नेट में भी अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी होती है, एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिक में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि दोनों में एक चीज़ कॉमन होती है और वो कि लाइक चार्जेस या लाइक पॉइंट्स रिपेल ईच अदर एंड लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इस एक्सपेरिमेंट को करते करते जब उन्होंने जो मैग्नेट का टुकड़ा रखा था, जिसको उन्होंने जब थक हार करके जब उस एक्सपेरिमेंट को करते पक गए तो उन्होंने पटका, और जैसे ही पटका तो जैसे ही वो मैग्नेट ब्रेक हुआ तो उसके पोल्स उन्होंने देखा कि आसपास में कुछ आयरनेटिक चीजें थी जिसको वो आकर्षित करने लगी, जिससे उनको ये पता चला कि मैग्नेट में चुंबकीय गुण है। यानी कि आपसे कोई पूछ सकता है हु इज द फादर ऑफ मैग्नेटिज्म, क्या नाम बताएंगे आप? ऑस्टेड। वही वो व्यक्ति थे जिन्होंने हमें बताया। अब चलिए, चूंकि मैग्नेटिक इफेक्ट चैप्टर को पढ़े तो पहले जाने मैग्नेट क्या होता है। तो मैग्नेट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज हैविंग प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट द आयरन एंड रिलेटेड एलिमेंट्स व्हेन दे कम क्लोज टू इट्स लाइन ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। क्लियर है? जैसे मान लीजिए कि ये जो मान लीजिए यहाँ पे हमने एक मैग्नेट बना दिया, सपोज अब एक हमने ये मैग्नेट बना दिया, ये मैग्नेट है हमारे पास, और इस मैग्नेट के यहाँ पर हमने एक आयरन नेल रख दिया। अब हम इंतजार कर रहे हैं ये आयरन नेल इससे चिपक क्यों नहीं रहा। इसका सीधा सा जवाब ये है कि प्रत्येक मैग्नेट की एक निश्चित ताकत होती है कि उतनी दूरी तक उसके पावर को महसूस किया जा सकता है, जितने दूर तक में वो चीज़ों को आकर्षित कर सके। यही इस मान लीजिए कि ये रेंज इसका है, इतने रेंज में कोई भी अगर आयरन या उससे जुड़ी हुई चीज आएगी तो ये खींच लेगा, तो इतना ही एरिया इसका मैग्नेटिक फील्ड माना जाएगा। ठीक है? इसके बाहर के हिस्से को हम लोग नॉन मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे, यानी कि वहां पर आप आराम से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं चैप्टर में। तो मैग्नेट का परिचय हो गया। अब इस मैग्नेट में जाहिर सी बात है कि चुंबक या तो आप इस शेप में देखते हैं जिसको हम लोग हॉर्सशू शेप मैग्नेट कहते हैं। ये बार मैग्नेट हो गया आपका, क्लियर? ठीक है। अर्थ इज ऑल्सो अ सुपर नेचुरल मैग्नेट, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थ की मैग्नेटिज्म को जस्टिफाई करने का सिंपल सा तरीका है, थ्रेड में मैग्नेट लटका लो। द नॉर्थ विल डिक्लेयर द अर्थ साउथ एंड द साउथ पोल विल डिक्लेयर द अर्थ नॉर्थ। ये बेस्ट एग्जांपल है कि अर्थ इज अ नेचुरल मैग्नेट। ये दो शेप में होता है, इस वाले हिस्से को हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं और इसको साउथ पोल कहते हैं। तो नॉर्थ की तरफ अगर नॉर्थ आएगा तो मैग्नेट उसके साथ कोई भी अटैचमेंट नहीं लेगा, यानी कि दूसरा एक मैग्नेट ये हो गया, एक मैग्नेट ये हो गया, अगर इसका एन और इसका एन एक सामने आएगा ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पास आने ही नहीं देंगे। दिस इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। नेक्स्ट, तो मैग्नेट की पहली प्रॉपर्टी, अ फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। एक मैग्नेट को लटका दो किसी धागे में और फ्रीली सस्पेंड कर दो तो हमेशा नॉर्थ साउथ को ही दर्शाता है। The pole of a magnet which points towards north direction is called north pole and or north सिक्किम। अर्थात वो करना पड़ा, द पोल ऑफ अ मैग्नेट, एक मैग्नेट का जो पोल होता है जो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ दर्शाता है उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं, नॉर्थ सिक्किम कहते हैं। दूसरा बच्चों, जाहिर सी बात है जो साउथ की तरफ दिखाता है उसे हम लोग साउथ सिक्किम या साउथ पोल कहते हैं। ये तो क्लियर पॉइंट है।
लाइक पोल ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर, जाहिर सी बात है, जैसे हम लोग भी पढ़े हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये रहा आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। छोटा मोटा क्वेश्चन है 2 नंबर में अगर पूछे व्हाट इज मैग्नेट, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, तो इतना आप लिख करके स्लाइड को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, आपके काम आएगा। अब देखिए बच्चों, जो मैंने वीडियो की इंट्रोडक्शन में जो चीज़ आपको बताई वो ये थी, ये चुंबक है और इस चुंबक में आप एक देख रहे हैं कि लाइंस अंदर से एंटर कर रही है और बाहर की ओर निकल रही है, और यहाँ से जाकर के आप देख रहे हैं इस प्रकार से ये घूम जा रही है, यानी कि नॉर्थ से निकल करके साउथ की तरफ आना, नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ आना, ये आप देख पा रहे हैं। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टी है। द इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव ऑफ फोर्स यानी कि ताकत का, सराउंडिंग अ मैग्नेट यानी कि चुंबक के चारों ओर ताकत का प्रभाव इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेट के आसपास महसूस की जाने वाली शक्ति को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जैसे कोई मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा, जिससे जाकर उससे सट गए, तो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। बढ़िया सा लोहा हुआ आयरन मैन वाला ड्रेस पहन लो, एकदम बढ़िया, कहीं बड़ा से एकदम बड़ा चुंबक लगा, जा करके उस पर चिपक जाओ, जैसे क्रिस 3 फिल्म में काल जा करके चिपक जाता है क्रिस 3 में, तो वो दिस देखो पिक्चर एग्जाम्पल्स बताते तो याद रहेगा, उसी में से जाके चिपक जाओ ईसा मसीह की तरह, तो वो हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का पावर। तो वो अपना एक निश्चित महसूस किया जा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में फोर्स एक्सर्ट बाय द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड बाय, यानी कि मैग्नेटिक एक मैग्नेट के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट की गई है उसको डिटेक्ट यानी कि पहचाना जा सकता है यूजिंग अ कॉम्पास और एनी अदर मैग्नेट। एक कॉम्पास ले लो, अब मैग्नेट के, वही तो ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट था जिसमें उसमें डिफ्लेक्शन देखा गया था, ठीक है ना, वो डिफ्लेक्शन देखा जाएगा तो एक इंस्ट्रूमेंट बहुत क्लियरली बता सकता है कि भाई ये इसमें प्रॉपर्टी है। खैर, तो द मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट होता है टेस्ला, क्या होता है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय V bar, मींस कि इसके पास डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड है, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्लाइड में 2 बातें छूट गई हैं खैर, कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स SI unit is Tesla and represented by V. Next, properties of magnetic field lines बच्चों। तो पहला, they do not intersect each other, देखो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। प्रत्येक लाइन के बाद मैं आपको ये डायग्राम पे लाने वाला हूँ, तो पहला आपने देख लिया। दूसरा पॉइंट देखिए, it is taken by convention that magnetic field lines emerge from north and merge at the south pole, emerge from the north and merge at the south pole, ये दूसरा प्रॉपर्टी देखिए। तीसरी बात देखिए, therefore magnetic field lines are closed curves, तो जाहिर सी बात है बच्चों, यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्लोज कर्व के रूप में देख सकते हैं, बिल्कुल जलेबी और इमरती के शेप में। काशी काम ले लो। आगे, ऊत नाली के पानी से बना, उसका जो बनाने वाला वो खुदे बीमार है, वो ऐसे खुदे हमारे कढ़ैया में गिर जाओगे। उस दिन देखिए एकदम ऐसे पूरा फेंका लेकिन से फेंक रहा था, उसमें नहीं धोई हुई होता है। बोले ये क्या कर रहे हो, मतलब लगा कि जैसे इमरती के प्रोडक्ट के साथ मारा मारी कर रहा, ताकत की आजमाइश, जिसे आटा जैसा गूंथ रहा था। और फाइनली कई महीनों से बिना नहाया हुआ व्यक्ति, बाथरूम से आकर बिना हाथ धोया हुआ व्यक्ति, नाक साफ करके उसमें उंगली डाल करके उसी को इमरती में जो घुसेड़ा उसमें, और फिर उसके बाद जो परोसा है किसी के सामने ड्यू के साथ, माउंटेन ड्यू प्लस इमरती, वो आदमी बोला क्या टेस्ट है। तो ये पढ़ाई में भी बीच बीच में थोड़ा सा मनोरंजन देख लीजिए। मैक्सवेल का एक राइट हैंड थंब रूल था। मैक्सवेल साहब थे, खाली बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं करते, चलो उंगली कर देते हैं। तो उन्होंने किया उंगली अपने अंगूठे से। तो अंगूठा इनका बड़ा सिंपल सा बताया कि कोनो तार को कहीं से पकड़ लो, आपका अंगूठा जो होगा ये करंट के डायरेक्शन को बताएगा। इसमें इस घर में किसी भी तार को पकड़ लीजिए, आपका थंब यानी योर थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, वेयर एज द कर्ल ऑफ द फिंगर्स, दिस कर्ल ऑफ फिंगर्स, और जो हमारे भूसा बनाने का ये उंगलियों की कर्व होती है, दिस विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको आप रिवर्स कर देंगे तो क्लॉकवाइज, और सीधा कर देंगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। यही थे हमारे मैक्सवेल साहब, ठीक है। मतलब ऊपर करेंगे तो क्लॉकवाइज चल रहा है, और नीचे करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, वाइट
वो छोड़िए, राइट हैंड लेफ्ट, मतलब राइट तो है ही है, मतलब हम लेफ्टी है ना, तो प्रॉब्लम ही है, हम तो लेफ्ट, आप अच्छा मतलब भगवान ऐसे मंदिर में बैठे हैं मूर्ति पे ऐसे करके, ठीक। अब उनका राइट हैंड लेफ्ट हैंड थोड़े चेक करता है, आदमी आशीर्वाद देता है, चला जाए। तो वो हाँ वो छोड़िए, मतलब आप मेरी भावनाओं को समझिए, मैं तो इसको लेफ्ट हैंड से ही पकड़ूंगा, मेरी बीमारी नहीं तो हम उल्टा पकड़ लेंगे, तब तो सही आएगा। देखिए आपने सुना था ना कि रतन टाटा ने डायलॉग बोला है कि मैं डिसीजन लेते वक्त नहीं सोचता कि क्या होता है, मैं डिसीजन लेने के बाद उसको करेक्ट बनाता हूँ। तो जो मैंने बोल दिया, मैं अपनी बात पे अडिग हूँ। मैंने लेफ्ट हैंड से इसलिए दिखाया क्योंकि मैं लेफ्टी हूँ, बट फ्लेमिंग ने राइट हैंड पे बताया था, और उन्होंने बताया था कि राइट हैंड में आपका थंब जो होता है वो करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और आपकी ये उंगलियों का जो कर्व होता है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। वो बात क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना, बस हाथ का यही तो बदल जाएगा, तो हाथ की वजह से वो भी बदल जाएगा, फैक्ट। सो देखिए थंब इज स्ट्रेट इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, सॉरी थंब, the direction of wrapping of other fingers, this wrapping of fingers will show the direction of magnetic field. Magnetic field lines due to a current through a circular loop. Circular loop का मतलब कोई चीज गोले में है बाबू, जैसे पंखे के अंदर में सर्कुलर लूप देखा जा सकता है, सर्कुलर बनी होती है इसमें। अब ये देखिए यहाँ पे यार रियोस्टेट है, के मतलब की है, और ये एक आपका पूरा वो बना हुआ है, सर्किट बना हुआ है। इस सर्किट से यहाँ से आप देखिए करंट आपका निकल रहा है, और ये सर्कुलर कॉइल है गोल गोल सा, और ये कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड में से छेद करके आप निकाल सकते हैं। खैर तो ये जो बी देख रहे हैं यही वाला चीज इसमें दिखाने की कोशिश की गई है, जिसमें आप यहाँ पर कुछ लोहे के चूरे यानी कि आयरन फिलिंग्स को रख दीजिए, ताकि जो कार्डबोर्ड पे आयरन जैसे ही यहाँ से करंट जाए और जब वो आयरन फिलिंग्स अपनी जगह से हट करके उसके जो ड्रॉ किए गए एरिया हैं वहाँ पर आकर के रह जाए, तो ये प्रूफ करेगा कि सर्कुलर लूप के द्वारा भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हुए हैं। यानी कि इसमें दो बातें छिपी हुई, एक ये भी छिपा हुआ है कि करंट इज ऑल्सो हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म टू अट्रैक्ट द थिंग्स। इसीलिए लोहे वाली चीज जैसे पिलास होता है, हम लोग खंभे पे जाते हैं तो रबड़ से उसकी कैपिंग बनी रहती है कि ताकि करंट ना लगे। अगर खुला लोहे का जो मम्मी चिमटा रखती हैं उससे अगर मिस्त्री तार बनाने लगे खंभे पे चढ़ के, तो आप सोचिए कि वो क्या और कहाँ जाएंगे। तो खैर ये बच्चों ये डायग्राम है, यहाँ पे कह रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय राइट हैंड थंब रूल। यहाँ भी थंब रूल ले लीजिए, राइट हैंड लगा लीजिए, ये है इस प्रकार से। तो ये आपको दिख रहा है, तो आप देखिए यहाँ पे वही चीज देखा जा सकता है। लेट अस अस्यूम दैट द करंट इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलो मानते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो ऐसी बात हमारा अंगूठा नीचे हो जाएगा, बताने की जरूरत नहीं। एंटी क्लॉकवाइज अंगूठा नीचे, क्लॉकवाइज अंगूठा ऊपर। हाथ कौन सा होगा? राइट हैंड होगा। रूल किसकी है? फ्लेमिंग की है। कॉन्सेप्ट किसकी बात हो रही है? सर्कुलर लूप की। बात क्या कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड की। करना क्या था? करंट के डायरेक्शन को डिटेक्ट करना था कि मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह से वो रिप्रेजेंट हो रहा है। वहां पर लिया क्या गया? कार्डबोर्ड। बनाई क्या गई? एक सर्किट। उसमें चीजें क्या क्या थी? रियोस्टेट, की, कॉइल और सेल्स वगैरह। ठीक, इतनी सारी कॉन्सेप्ट थी। यहाँ पे ये डायग्राम आपके सामने है। व्हेनेवर आपको इस तरह की क्वेश्चंस आती है, बच्चों याद रखना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसका सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। वही आपके करंट के डायरेक्शन को फाइंड करने में मदद करता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको गलत है, जैसे कि मैंने पहले आपको गलत हाथ से बताया, अगर ये काम आप भी करते हो तो शायद आपका आंसर गलत होगा। तो मैं लेफ्टी हूँ, प्रॉब्लम है, मैं हर चीज में लेफ्ट हैंड आगे रखता हूँ है। तो ये आपको आपके सामने आ गया। तो क्या कह रहा है? इन दैट केस द मैग्नेटिक फील्ड कुड बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट द टॉप ऑफ द लूप, मोरओवर इट वुड बी एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट द बॉटम। मतलब एक तरफ लूप के ऊपर में एंटी क्लॉकवाइज और नीचे क्लॉकवाइज आपको देखा जाएगा, वो सब करंट के डायरेक्शन से। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सा आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड बड़ा जबरदस्त चीज होता है। ये एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर में नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ, अच्छा रहेगा कॉपर वायर का ही नाम ले हम लोग, बहुत सारे टर्न्स कर दिए गया और सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर में लपेट दिया गया। और उसको जब सेल से कनेक्ट किया गया, तो देखा गया
कि उसमें मैग्नेटिक पावर देखी गई, क्योंकि उसके लिए बगल में रखा गया एक मस्त सा मैग्नेटिक नीडल, और जब सोलेनॉइड से करंट पास हुआ तो देखा गया कि मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, जो ये साबित किया कि सोलेनॉइड बिहेव्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? Any substance which is having the property of magnetism, once the electric current passes through it, is known as electromagnet, and the whole phenomenon is known as electromagnetism. कोई दिक्कत समझ में आ गया? तो देखिए, सोलेनॉइड इज द कॉइल, एक कॉइल होता है विथ मेनी सर्कुलर टर्न्स, बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स होते हैं, ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड, यानी कि इंसुलेटेड कॉपर वायर मतलब जैसे पंखा की कॉइलिंग होती है उस प्रकार से, क्लोजली इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, एक सिलिंड्रिकल शेप में होंगे, जैसे वो पतंग उड़ाते हैं तो जो धागे वाला बॉक्स होता है उस टाइप का। अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड प्रोड्यूसेस सिमिलर पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज बार मैग्नेट, यानी बार मैग्नेट की तरह भी अपना पैटर्न शो करता है। वन एंड ऑफ सोलेनॉइड बिहेव्स एज नॉर्थ पोल वेयर एज अदर एज साउथ पोल, यानी कि कुल मिलाकर के भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। खैर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल इनसाइड द सोलेनॉइड सिमिलर टू अ बार मैग्नेट, सब कुछ वही है बच्चों, कुछ भी अंतर नहीं है। इसका वो आगे देखिए महत्वपूर्ण क्या चीज है, जैसे the strength of a magnetic field is proportional to the number of turns and magnitude of current। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वह करंट के मैग्नीट्यूड पे, यानी कि हायर करंट में हायर मैग्नेटिक फील्ड महसूस किया जाएगा। समझ रहे बात को? 11,000 वोल्ट का करंट दिया गया, एट द सेम टाइम 1 वोल्ट का करंट दिया गया, और पूछा गया आपसे कि ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ एक्सपीरियंस किया जा सकता है, तो सीधी बात है जहाँ की मैग्नीट्यूड इस करंट की ज़्यादा थी वहाँ पर। The strength of the magnetic field at the center of the loop depends on, अब सेंटर में थोड़ा सा इन्वर्सली चलता है, सेंटर में क्या चलता है? इन्वर्सली चलता है। देखो कैसे, द रेडियस ऑफ द कॉइल, यानी कि कॉइल की जो रेडियस है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कॉइल, यानी कि अब स्ट्रेंथ की बात करें तो रेडियस मान लो r है, ये 1/r है, ठीक है? रेडियस कम तो स्ट्रेंथ ज्यादा, और रेडियस ज्यादा तो स्ट्रेंथ कम। अब जाहिर सी बात है, तार बहुत ज्यादा लंबा ले लोगे तो ताकत कहाँ से रह जाएगी उसकी? द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, एज द नंबर ऑफ द टर्न्स इन द कॉइल इंक्रीज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एट द सेंटर इंक्रीजेस, अर्थात बच्चों की जितना टर्न बढ़ेगा ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलेगा। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि MF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स, ये याद रखिएगा। यहाँ पे MF जो था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल चला और यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चला, बिल्कुल। और तीसरा, द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग, जाहिर सी बात अभी हम लोगों ने बात किया कि उस करंट की क्या स्ट्रेंथ है, उस बात पे यह निर्भर करेगा कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी आएगी। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत, प्रश्न पूछना चाहे पूछ सकते हैं आप लोग, कोई क्वेश्चन नहीं? यही वाला डायग्राम है बच्चों, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में बनाने के लिए याद रखना। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड ऑन सॉफ्ट आयरन कोर इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैंने आपको बता दिया। मैग्नेट फॉर्म्ड बाय प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये भी हो गया, यही आपका है मस्त सा इलेक्ट्रोमैग्नेट का डायग्राम है, ये आपको याद रखना है। इसके अंदर भी सॉफ्ट आयरन कोर है, बाकी सारी चीज़ें आपको पता है कि कॉइल्स क्यों लपेटे जाते हैं, रेडियस का क्या इंपॉर्टेंस है, नंबर ऑफ टर्न्स का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी बातें आपके सामने पहले भी क्लियर हो चुकी हैं। छोटा सा वीडियो है, एक बार दो बार में आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज इस बार इस चैप्टर से सबसे ज्यादा दो ही चीज महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपका आने का चांस है किससे? एक मोटर से, और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि कुल मिलाकर के सोलेनॉइड EMI और EMI वो सामान वाली EMI नहीं, ये वाली EMI और ये इलेक्ट्रिक मोटर, इन तीन में से क्वेश्चन आपका तय है, बोर्ड में आना ही आना है, कोई इसको काट नहीं पाएगा। सोलेनॉइड, इलेक्ट्रोमैग्नेट या फिर इलेक्ट्रिक मोटर, सिंपल सा चीज है बाबू, नाम है मोटर तो ये करता है इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पाता है और अंदर चक्का घूमने लगता है, प्रेशर लगाकर पानी पाइप से फेंकने लगता है। जी, जो हमारे खेतों में हम लोग देख पाते हैं ट्यूबवेल्स, सबमर्सिबल्स वगैरह वगैरह, वो सारे के मोटर्स लगे रहते हैं।
ये पंखे में भी मोटर लगा हुआ है जो बिजली की एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है, दैट इज व्हाई द फैन ब्लेड्स आर मूविंग एंड मूविंग एंड मूविंग एंड मूविंग. So this is a simple device. It can be of two types, AC motor and DC motor. So that can be a different thing, but right now we are studying about the motor, so we will study about the principle and working of it. Electrical energy converted into mechanical energy by using an electric motor. Electric motor works on the basis of rules suggesting that Mary Ampere and Fleming left hand rule. यानी कि फ्लेमिंग साहब की जो लेफ्ट हैंड रूल थी उसके हिसाब से और मैरी एम्पियर का जो सिद्धांत था उसके हिसाब से हमारा इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है. यह दो प्रकार का हो सकता है, एसी मोटर और डीसी मोटर. फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या था? इसमें अब की बार मेरा हाथ सही है, लेफ्टी हूं, आप सही बताओ. तो ये फील्ड, ये करंट और ये मोशन या फोर्स एक्टिंग ऑन इट, राइट. ये देखिए ये तीन उंगलियां हो गई. इसको याद करने के लिए MFC माइंड में सेट कर लेगा कि लेफ्ट हैंड पे ये आपका M होगा, ये आपका F होगा और ये आपका C होगा. C करंट के लिए, F फोर्स के लिए और M मोशन के लिए, फील्ड के लिए. तो ये लेफ्ट हैंड रूल था. अब इसमें क्या था? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल स्टेट दैट इफ लेफ्ट हैंड इज स्ट्रेटेड इन सच अ वे, इस तरह से अगर स्ट्रेच किया जाए तो that the index finger, middle finger and thumb are in mutually perpendicular direction. जाहिर सी बात है, आप देखें ये सब एक दूसरे के perpendicular direction. Then the index finger and middle finger, index finger and middle finger, index and middle, both stretch left so the direction of magnetic field and direction of electric current. यानी कि ये magnetic field को दिखाएगा और ये current को दिखाएगा. तो इसमें थंब जो है वो सीधे तौर पर थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर. यानी कि उस कंडक्टर पे फोर्स किधर से लग रही है ये हमारा थंब उस डायरेक्शन को बताएगा. कंस्ट्रक्शन क्या होगा? इसके लिए हमको एक आर्मेचर की जरूरत पड़ेगी. आर्मेचर आगे जाकर आपने डायग्राम इंसर्ट इसमें हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना, तो दिखा रहे हैं. अब देखिए आर्मेचर क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है ऐसे और यहाँ पर आकर के ये एक्सल टाइप का निकला रहता है. यहाँ पे ये कार्बन ब्रशेस और स्प्लिट रिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसमें कार्बन ना लगे. और इसको अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बिग नेचुरल मैग्नेट, मतलब बड़े कुछ मैग्नेट्स के इन्फ्लुएंस में बच्चों यहाँ पे एक मैग्नेट का इन्फ्लुएंस बना करके रखा जाता है. ये मैग्नेट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसमें भी और जनरेटर में भी. बस थोड़ा सा प्रिंसिपल सिद्धांत का फर्क है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन में माइनर चेंजेस होते हैं और उसमें मैकेनिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में. तो अगर कॉमन सेंस से पूछे तो सिंपली हम कह सकते हैं इसके प्रिंसिपल का अपोजिट उसका प्रिंसिपल होगा. इसी वजह से इसकी एनर्जी, क्योंकि एनर्जी कभी क्रिएट और डिस्ट्रॉय होती नहीं, एट द सेम टाइम इट चेंजेस इट फॉर्म. तो मोटर में उसने इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल किया और जनरेटर में मैकेनिकल को उसने इलेक्ट्रिकल किया. कौन आदमी आता है ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है, कभी कभी वो खुद भी घूम जाता है जनरेटर से, तो वो हो जाता है उसका जनरेटर. खैर, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई टू द कॉइल इज कनेक्टेड विद द कम्यूटेटर, यानी कि आपने कम्यूटेटर कनेक्ट किया जाता है जिससे कि इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है. यही कम्यूटर या इसको स्प्लिट रिंग कहते हैं, वहां पे मैंने बनाया है सबके पास में. आगे देखिए मैग्नेट है, मैग्नेट मैंने बनाया है. स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट और ब्रशेस, यहाँ पे ब्रश लगाए जाते हैं और इसको फिक्स किया जाता है ताकि उसमें का कार्बन वगैरह साफ करता रहे. और बैटरी, ऑब्वियसली बैटरी से इसको कनेक्ट किया जाता है अंदर में ताकि इसको पावर सप्लाई मिलता रहे. तो कुल मिलाकर के आर्मेचर, कम्यूटेटर, मैग्नेट, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट और ब्रशेस एंड बैटरी, ये 5 चीजें आप स्क्रीनशॉट लीजिए. ये 5 चीजें आपके लिए अति 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 महत्वपूर्ण है. तो वर्किंग अब इसकी हम लोग देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है. एक जब करंट को सप्लाई किया जाता है कॉइल के अंदर में, इलेक्ट्रिक मोटर में, इट गेट्स डिफ्लेक्टेड बिकॉज, अब जाहिर सी बात है डिफ्लेक्ट किया क्यों? क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड थी. डिफ्लेक्ट क्यों किया? क्योंकि उसमें प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड था. करंट जैसे गया मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आकर के भाग गया, इधर चला मैं उधर चला, जाने में किधर चला, फिसल गया. एज इट रीचेस, जैसे वो पहुंचा, द हाफ वे, आधे रास्ते पे तो पहुंचा ही था, द स्प्लिट रिंग व्हिच एक्ट एज कम्यूटेटर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. वहां पे जो कम्यूटेटर पहले से मौजूद था, स्प्लिट रिंग था, उसने आधा पहुंचने पे उसके करंट हुआ के डायरेक्शन हुआ को इसे पलट दिया. तो जाना था इससे चल गया, ठीक.
मतलब जा रहा था ऊपर की ओर, तब तक उसको वहीं से पलट दिया नीचे। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता है, ऊपर नीचे, जिसकी वजह से उसकी मोशन बनी रहती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। ठीक है, यही प्रिंसिपल इसमें। अब देखिए, फिर ये एक प्रोसेस एक बार कंप्लीट हुआ, फिर यही प्रोसेस दोबारा होगा, फिर एक उधर से एक्ट करेगा, उसको एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज जाएगा, इसको क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज। तो ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा, जिसकी वजह से इसमें मोशन बनी रहेगी, जिसकी वजह से ये चलता रहेगा। और आपका पंखा चल रहा है लेकिन मुझे हवा नहीं मिल रही है। तो कंटिन्यूएशन ऑफ दिस प्रोसेस कीप्स द मोटर इन रोटेशन, इसी की वजह से वो ऑन रहता है। यही कारण है कि जब लाइट कट जाती है तो धीमे धीमे पंखा भी काम खत्म कर देता है अपना। यही है मस्त। ये देखिए मोटर है, ये लगाया ही गया है, ये आप देखिए ना के का इस्तेमाल किया गया, यही एक्सल है। इसी पर से आकर के ये देखिए, इसी को हम लोग यहाँ पर स्प्लिट रिंग्स पी एंड क्यू है, तो पी एंड क्यू देने का मतलब है कि एक क्लॉकवाइज टू एंटी क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज टू क्लॉकवाइज के लिए होता है, दोनों तरफ से लगे रहते हैं, हाफ इधर हाफ इधर। एक जब ऊपर की ओर चढ़ता है, आधा ही चढ़ता है, तब तक उसके कांटेक्ट में आकर के वो नीचे चला जाता है, और दूसरा वाला ऊपर से नीचे और ये नीचे से ऊपर, और इसकी मोशन कंटिन्यू बना रहता है। और इससे जुड़ी हुई जो चीज यहाँ पर लगी रहती है लास्ट में, वो चीज उससे जुड़ करके कंटिन्यू घूमती रहती है। क्लियर है ना? ये अंदर की चीज है, बाहर की चीज वो है बार बार, राइट। और अंदर में ब्रशेस भी लगाए जाते हैं। इसका डायग्राम, एक बार इसका डायग्राम बच्चों जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसी पर आजकल हमारा इंडक्शन घर में जो है वो यूज, इसी प्रिंसिपल पे हम लोग यूज कर पाते हैं। सबसे बड़ी हम लोग कहते हैं कि भाई हमारे घर में इंडक्शन का चूल्हा लगा है, तो इंडक्शन के चूल्हा में इंडक्शन के प्रोसेस को देखा जाता है। तो एक कंडक्टर को जब मूव किसी मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, उसको लगातार कंडक्टर के अराउंड में चेंज करने के लिए मजबूर किया जाए, रिवर्स किया जाए ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। तो जाहिर सी बात है, इस प्रोसेस की वजह से उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंड्यूस कर जाता है, उत्पन्न हो जाता है, पैदा हो जाता है। दिस इज जस्ट अपोजिट टू द एक्सर्शन ऑफ फोर्स बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड। ये बिल्कुल अपोजिट चलता है उसमें, जैसे कंडक्टर जो होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये उसके जस्ट अपोजिट वर्क करता है। अगर खुले वर्ड्स में कहें, जब कोई कंडक्टर किसी रिलेटिव मोशन के या किसी मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में लाया गया, तो अ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंड्यूस्ड इनटू इट, उसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होती है, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहते हैं? एक लाइन वाला आंसर क्या कर सकते हैं इसका लक्षण लोग? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? अगर 1 मार्क्स में पूछ दे तो when the electricity is produced under the influence of magnets or magnetism, then it is known as electromagnetic induction. So finally this will be your answer, and this is your diagram. You have to remember it for your board exams. This is very important topic, maybe it will come in your board exam, so kindly make a mind map of this particular topic into your brain. So this is the last topic I think of the slide, and finally we are going to complete the chapter. As we have completed all these things, we know how much topics from which chapters could come in the board exams. So we have to make a short note in which we will write the important topics of the chapter, as well as after completing the chapter's topic, we will go through the previous 10 years questions and some experienced teachers' experience. We will ask them that, sir, how much important is this topic, and definitely your sample paper, previous year question, your concept and your teachers' advice will help you to get as much as possible marks in the board exams. So last topic, Fleming's right hand rule. वहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल के बाद इसमें हाथवा पलट गया, अब की बार हाथ ये वाला आ गया, तो चीज़ें बदल गई हैं। अब देखिए क्या है, यहाँ पे आपके मूवमेंट ऑफ कंडक्टर को दर्शा रहा, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड को दर्शा रहा, और ये करंट जो इंड्यूस हुआ है उसमें दर्शा रहा। यहाँ पे वो फोर्स था, यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है? मूवमेंट बदल गया, अंगूठे की परिभाषा बदल गई लेफ्ट राइट होते ही। खैर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल एंड मोटर वर्क्स ऑन द रूल ऑफ फ्लेमिंग्स ऑन लेफ्ट हैंड। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखिएगा। इस बार सब कुछ है, सारे परपेंडिकुलर है, थंब जो है वो डायरेक्शन शो करेगा इंड्यूस करंट का इन द कंडक्टर,
and direction of movement of conductor, magnetic field and induced current can be compared to three mutually perpendicular axes x, y and z. अब वो यहाँ देखिए, वो छोड़िए, यहाँ पे ये दिखा रहा है आपके मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, इसको छोड़िए, डायग्राम में सबसे बढ़िया, ये आपके मूवमेंट ऑफ कंडक्टर को दर्शा रहा है, ये इंड्यूस्ड करंट को दर्शा रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड को दर्शा रहा है। ये तीन उंगलियां हैं, ये मूवमेंट या मोशन को दर्शा रहा है। तो कोई चीज मूव कैसे करेगी, मोशन कैसा होगा उसका। ये दिखा रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी दिखा रहा है, और ये चीज इंड्यूस्ड करंट, जो उसमें करंट इंड्यूस हुई उसका क्या डायरेक्शन था, वो किधर से आ रहा है। सो फाइनली यो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कंप्लीटेड। बच्चों आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है इस बात का कि इस समय में हमारे सामने में दो तरह के बच्चे हो सकते हैं। एक वो बच्चे जिनकी तैयारी 90 to 100% है, दूसरे वो बच्चे जिनकी तैयारी 60 to 80% है, और तीसरे वो बच्चे जिनको लगता है कि हम सब कुछ कर लेंगे, अभी तो समय है, 2-4 दिन में हम इम्पोर्टेंट पढ़ लेंगे, पास हो जाएंगे। तीनों प्रकार के बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि हाल के दिनों में पिछले 2 सालों में कोविड-19 की वजह से हमारे एग्ज़ाम के पैटर्न में चेंजेस आए हैं, तो बच्चों किसी के बहकावे में ना आए, अपनी मेहनत से किताब के लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप को पढ़ करके जाएं। सभी चीज़ें किताब में इम्पोर्टेंट होती हैं। ये कुछ लोगों का कहना कि ये एक बहुत ही ऐसा है कि ये आएगा, तो कोई भी ब्रह्मा की संतान नहीं है एक्सेप्ट CBSE बोर्ड, जिसको ये पता है कि उन्होंने क्वेश्चन क्या दिया है। तो कृपया करके किसी के बहकावे में ना आए और अपने मन से पूरी मेहनत, क्योंकि परिश्रम का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ लेबर। सो प्लीज डू लेबर, बिलीव इन योरसेल्फ and try to read each and everything very carefully. Maybe the thing which you are avoiding in the exams or the book, they can come or they could come in the board exams. So hope you liked my videos, and you will like and subscribe as well as share to your friends. Thanks friends, we will meet again.